नमस्कार बच्चों। क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक का चैप्टर नंबर 5 औरतों ने बदली दुनिया। बेटा इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से औरतों ने अपने समानता और अपनी हक को लेने के लिए किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, अपने भेदभाव को मिटाने के लिए क्या-क्या आंदोलन चलाए गए, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे महिलाओं के, जैसे कि आदिवासी छात्रा लक्ष्मी लाकरा ने किस तरीके से संघर्ष किया। इसके अलावा राज सुंदरी देवी जी ने किस किस प्रकार अपने घर में छुप-छुप के अध्ययन किया और अक्षरों का ज्ञान किया और पहली बार 60 वर्ष की उम्र में एक आत्मकथा लिखी। इसके अलावा हमने रमाबाई के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र शिक्षा दिलवाने के लिए आंदोलन चलाया, छापाखाना चलाया, जहाँ पे लड़कियों को छपाई का कार्य सिखाया जाता था, उनकी हस्तकला में उन्हें निपुण किया जाता था। इसके अलावा हमने इसके अलावा हमने आप देखिएगा रुकैया सखावत हुसैन के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को लेके संघर्ष किया। साथ ही साथ उन्होंने छात्र लड़की शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कोलकाता में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो कि आज भी कार्यरत है। 1910 के दशक में उन्होंने ये प्रारंभ किया था। तो हमने अब आज हम देखेंगे वर्तमान समय में शिक्षा का क्या स्तर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं पाठ की तरफ। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में कितना अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में गणना की जाती है। बेटा आप सभी को पता होगा, आप लोग देखते होंगे गर्मी की छुट्टियां जब आपकी होती है, तब आपके घरों में गवर्नमेंट सर वगैरह आते हैं, टीचर आते हैं और आपसे यूं इस तरीके से पूछा जाता है कि आप घर में कितने सदस्य हैं, जिसमें से कौन कितने वर्ष का है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर पुरुष है तो कितने पुरुष है, कितनी स्त्रियां हैं। इस तरीके की जानकारी आपके घरों से ली जाती है ना, आपको पता होगा। जिससे पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, कौन सी व्यक्ति क्या रोजगार करता है, इस बारे में पूछा जाता है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, उनकी पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाला काम आदि के बारे में जानकारी ली जाती है। फिर इन जानकारियों को बेटा अच्छे से एक टेबल फॉर्मेट में बना के, मतलब इनको अच्छे से आकलन करके और एक आंकड़े निकाले जाते हैं कि पूरे देश भर में कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां अशिक्षित है, कितने पुरुष शिक्षित है। ये सारे बेटा आंकड़े निकाले जाते हैं, तो उसी को कहते हैं जनगणना। ये हर 10 वर्ष में होती है। 2011 में हुई थी, अब वापस 2021 में होगी। ठीक है, तो शिक्षित लोगों की संख्या और स्त्री और पुरुषों का अनुपात, इस तरीके से ये सारी जानकारियां निकाली जाती है। अब हम कुछ इवैल्यूएशन करेंगे बेटा, देखेंगे कि 1961 की जनगणना के अनुसार जब लड़के थे, लड़के पढ़े लिखे लड़कों की काउंटिंग कहाँ से होती है बेटा, जिनकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा हो जाती है। तो जो लड़के थे या पुरुषों थे, उनका पढ़ने मतलब शिक्षित पुरुषों का अनुपात था 40%। ठीक है बेटा, और शिक्षित के अंदर उन सभी को काउंट किया गया जिनको सिर्फ और सिर्फ केवल अपना नाम लिखना आता है, उनको भी शिक्षित के अंदर काउंट किया गया था। जबकि उसकी तुलना में लड़कियों या स्त्री जो पढ़ी लिखी लड़कियां, उनकी प्रतिशत कितना था, सिर्फ 15%। लड़कों का 40% और लड़कियों का सिर्फ 15%। कितना अंतर है देखिएगा आप। फिर जब 2011 की जनगणना हुई, तो उसके अनुसार लड़के और लड़कियों की जो जनगणना में प्रतिशत था, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। तो क्या बढ़ोतरी हुई देखते हैं, लड़कों व पुरुषों की संख्या का बढ़कर तो 82% हो गई, लेकिन लड़कियों की जो संख्या थी वो 15 से बढ़कर 65% हो गई, यानी कि बढ़ोतरी तो हुई। फिर भी आप तुलना कीजिए कि पुरुषों की बजाय स्त्रियों का प्रतिशत कम है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की प्रतिशत अधिक है, उनके बीच में अभी भी अंतर समाप्त नहीं हुआ है। अब देखिए नीचे एक टेबल दी गई है, उन टेबल के अंदर ये दर्शाया गया है, उन लड़के और लड़कियों के बारे में बताया गया है जो ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, विद्यालय छोड़ दिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लड़के लड़कियों भी इसमें शामिल है। एक अच्छे से देखो तालिका बनाई गई है, उस तालिका में अपने को दर्शाया गया है। आप देखिएगा
प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लगा के 5 तक के बच्चे हैं, सबका मतलब हो गया टोटल बच्चे। उन टोटल में से अनुसूचित कितने बच्चे छोड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति वाले, अनुसूचित जनजाति वाले कितने बच्चे छोड़ रहे हैं? तो देखिएगा, लड़के थे 4.36% और लड़कियां थी 3.88%, ठीक है। और लेकिन अनुसूचित जाति वाले लड़के 4.71 और ये लड़कियां थी 4.20% और अनुसूचित जनजाति वाले लड़के 7.2% थे और लड़कियां 6.84%। अब आप देख रहे होंगे बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले, आप सेकेंड टेबल में भी देखिए 6 से 8 के बीच में, इसमें भी दिन ब दिन प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा में भी देखिए 9 से 10 में भी देखिए आप प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ बढ़ रहा है, आप देखिएगा चॉइस किसका है, अनुसूचित जनजाति लड़कों का है। तो आप सोच रहे होंगे लड़कों को, अनुसूचित जनजाति लड़कों और लड़कियों को इतनी जल्दी स्कूल क्यों छुड़ाई जाती है? तो बेटा उनका मेन कारण ये होता है कि इनके माता पिता कम पढ़े लिखे होते हैं और इनको इतना जानकारी नहीं होती है, कम पढ़े लिखे होने के कारण। दूसरी बात ये कि इनके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जनसंख्या वृद्धि में ये दिन ब दिन इनके बच्चे होते हैं, तो मतलब एक परिवार में आप देखिए कि 10-10 बच्चे, 10-10 सदस्य पाए जाते हैं और फिर उन 10-10 सदस्यों को पढ़ाई करवाना, और इतनी इनके पास कमाई भी नहीं हो पाती है जी कि ये उनको पढ़ा सके। इसके अलावा बेटा उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता, उन्हें यूँ लगता है कि लड़के जल्दी से जल्दी कमाना शुरू करेंगे तो घर में हाथ बटाएंगे, पढ़ लिख कर क्या करना है। और लड़कियों को इस कारण पढ़ाई छुड़ाई जाती है कि भाई उनके जो छोटे भाई बहन है उनकी देख रेख करे, वो घर पे रह के स्कूल ना जाए, उसके बजाय घर पे रह के अपने छोटे भाई बहनों का देख रेख करे। इस वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। अब चलते हैं पाठ की तरफ। संभवतः आपने ऊपर की तालिका में इस बात को ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसका अर्थ यह है कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की जो लड़कियां होती है उनको स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां भी प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह मतलब पूरी नहीं कर पाती हैं। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक ही रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां प्राथमिक शिक्षा में स्कूल में 4 वर्ष तक अपना समय बिताती हैं। दलित और आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों को स्कूल छोड़ देने के कारण अनेक हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न उचित शिक्षक है। यदि विद्यालय घर के पास न हो तो लाने ले जाने में तकलीफ होती है। उनके माता पिता, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि वे कम पढ़े लिखे होने के कारण उनकी कोई नौकरी नहीं होती है, वे लोग मजदूरी करते हैं। और सिर्फ पिताजी ही मजदूरी नहीं करते, साथ के साथ माता जी भी मजदूरी करती हैं और मजदूरी की वजह से वो अपने काम पे जाते हैं, तो बच्चों को स्कूल ले जाना लाना ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से वो उनका सबसे बढ़िया इलाज ये होता है कि बच्चों को स्कूल ही छुड़वा दी जाए। उनके मन की भावना इस तरीके की होती है। तो किसी साधन जैसे बस, वैन आदि की व्यवस्था न होने के कारण अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता, मतलब लड़कों को तो प्राथमिकता मिल जाती है कि भाई हाँ, लड़का पढ़ेगा तो काम का है, लड़की तो वैसे पराए घर की होती है, लड़की को तो आगे जाना है, गृहस्थी तो संभालिए, तो उसको पढ़ा के क्या करना है। ये कारण उनका होता है कि वे लड़कियों को विद्यालय छोड़वा देते हैं। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक का और सहपाठियों का भेदभाव रहता है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले मैंने जब पाठ पहला पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कथा सुनाई थी आपको, कि किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन नाम की किताब उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में बताया था कि किस तरीके से उन्हें दरी पट्टी पे भी नहीं बिठाया जाता था और क्लास की गेट के पास कक्षा में सभी बच्चों से बहुत दूर बिठाया जाता था, इतना दूर कि उन्हें ब्लैक बोर्ड भी सही तरीके से नहीं दिखाई दिया जाता था। यहाँ तक कि वहाँ के उनके प्रधानाचार्य जी द्वारा उनके खेल के मैदान की सफाई करवाई जाती थी। इस तरीके वो आते पढ़ने के लिए थे, लेकिन उन्हें विद्यालय का काम करवाया जाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वे एक दलित जाति के थे, वो एक अनुसूचित जनजाति के बालक थे। इस वजह से तो बहुत सारे बच्चों के साथ में जब शिक्षक और सहपाठियों द्वारा इस तरह का भेदभाव किया जाता है तो वो उनके मन में ऐसी हीन भावना पैदा हो जाती है कि इस कारण भी विद्यालय छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे कारण है बेटा लड़कियों के विद्यालय छोड़ने का, बच्चों के विद्यालय छोड़ने का। अब देखिए बेटा, ये एक लोगो दिख रहा है आपके सामने, ये लोगो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक
अभियान था जो कि 2014 में शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्वेश्चन भी बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तब आपको बताना है कि यह 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब आपको ये देखो ग्राफ दिख रहा होगा, ये इस ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से अगर सभी लड़के जो कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़के हैं तो उनका प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 4.36% है, जबकि अनुसूचित जनजाति वाले जो लड़के हैं जो कि विद्यालय छोड़ते हैं वो 7.2%, यानी उनका प्रतिशत कुछ ज्यादा है। अब चलते हैं पार्ट के आगे की तरफ। अब हम इस पार्ट में अब हम देखेंगे कि महिला कौन कौन सी महिलाओं ने आगे बढ़कर कौन कौन से आंदोलन चलाए और किस किस अधिकार को प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार था। अन्य क्षेत्र भी थे जैसे कि कानूनी सुधार हुए, खूब सारे सुधार भी हुए। हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं के लिए स्थिति बेहतर हुई थी। ये परिवर्तन अपने आप नहीं हुए थे, इनको कुछ न कुछ लाया गए थे, ये परिवर्तन लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? ये औरतों द्वारा लाए गए थे। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। बेटा ये क्वेश्चन बनता है कि महिला आंदोलन किसे कहते हैं, तब आपको महिला आंदोलन बताना है बेटा, कि महिला आंदोलन की परिभाषा बतानी है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक बताना आपको। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर, औरतों ने, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको भी वही अंडरलाइन करना है। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों को संघर्ष किए। कौन कौन से परिवर्तन? कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य आदि के बारे में। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। समझ में आ गया बेटा सबको? देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठन इन आंदोलनों के हिस्से में हैं। कई पुरुष भी महिला के इस आंदोलनों का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। उनमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। इनकी कुछ झलकियां आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं बेटा, एक चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से अभियान चलाए गए थे। अब आप इस इमेज में देख रहे हैं किस तरीके से लड़कियों के हाथ में बैनर है बेटा, और ये लड़कियां संघर्ष कर रही है अपने हक को प्राप्त करने के लिए। तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन बनता है कि महिला आंदोलन का मेन जिम्मा क्या होता है, तो बताना भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। याद रखिएगा, सन 2006 में एक ऐसा कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी शिक्षा दी जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और शैक्षणिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1997 में एक दिशा निर्देश जारी किया था। आप इस इमेज में देख रहे होंगे बेटा, इस फोटो में देख रहे होंगे, आपको एक महिला इस तरीके से यहाँ संसद न्यायालय के बाहर बैठी हुई नजर आ रही है, और यहाँ एक तस्वीर पड़ी है जिस तस्वीर पे हार चढ़ा हुआ है। ये हार किसका है? ये सत्य रानी नाम की एक महिला है जो कि न्यायालय के बाहर बैठी है और महिला आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य है। ये दहेज से मारी गई इनकी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फायदों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर ये बैठी हुई है। ठीक है बेटा, ये सत्यरानी नाम की महिला है जिन्होंने अपनी बेटी को, जिनकी बेटी दहेज प्रताड़ना से मारी गई थी, उसके खिलाफ न्याय प्राप्त करने के लिए बैठी हुई है। एक और उदाहरण देखते हैं कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को अपने पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत की घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों को कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। कब? 1980 में, याद रखिएगा। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस से अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून का बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। ठीक है बेटा, अब देखिए ये
किस तरीके, ये यहाँ इमेज में क्या दिया जा रहा है कि एक दुखी महिला को सब महिला मिलकर उसको सांत्वना दे रही है, उसकी जागरूकता बढ़ा रही है कि उसे किस तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और यहाँ इस फोटो में दिख रहा होगा किस तरीके से महिलाएं विरोध कर रही है ना। तो अब देखिए, जागरूकता बढ़ाना क्वेश्चन है। जागरूकता बढ़ाना किसे कहते हैं? औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना ही महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों द्वारा, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से आप अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फोटो के द्वारा अगर आप पहुंचा सकते हैं। और विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि किसी कानूनी अथवा नीति द्वारा, तो महिलाएं आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाती हैं। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि का सहारा लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा होती है। एक पीड़ित महिला, अगर वो पीड़ित है तो उसकी अगर दूसरी महिला आके उसकी दुख का सहारा बनेगी, उसके दुख को बांटेगी, तो उसको थोड़ा कुछ रिलैक्स मिलेगा, वो सांत्वना मिलेगी। उसे कहते हैं बंधुत्व व्यक्त करना, भाईचारा बढ़ाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है कि हर साल 14 अगस्त को वाघा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के लोगों के बीच में बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतों ने जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है। ठीक है। तो आज हमने इस लेसन के अंदर बेटा महिला आंदोलन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से महिलाएं अपने हक के लिए लड़ी, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, इन सारे विषयों के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन सी महिलाएं ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जागरूकता दिखाई। ठीक है बेटा, तो आज का ये लेसन, 5th लेसन औरतों ने बदली दुनिया, यही खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो से प्रारंभ